ध्यान दीजिएगा इधर, बात सुनो बच्चा लोग। वेलकम यू ऑल। अ न्यू चैप्टर इंटरिम पीरियड में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। ये चैप्टर आपका आने वाले दो और चैप्टर हैं जिसमें आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज होगा, उसमें भी ये चैप्टर का रिक्वायरमेंट पड़ने वाला है। उसके अलावा शेयर कैपिटल, जो इशू ऑफ शेयर कैपिटल का टॉपिक है, उसमें भी हम लोग नोट्स टू अकाउंट सीखते हैं। तो ये नोट्स टू अकाउंट भी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली ये बैलेंस शीट है क्या? तो देखो 2013 में नया कंपनीज एक्ट अडॉप्ट किया गया था। नया जो कंपनीज एक्ट आया उसके अनुसार एक बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया गया और कंपनीज को बोला गया कि हर कंपनी को उसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में ही अपना बैलेंस शीट प्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट का भी आया, उसके अलावा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी आया, फिर उसके अलावा बहुत सारे और फॉर्मेट छोटे मोटे आए। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है इसमें आपका बैलेंस शीट आता है, पीएल आता है, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है और एक दो डॉक्यूमेंट्स और एक दो स्टेटमेंट है, सब मिला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट। क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। पार्ट 1 का जो शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट है उसमें ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया गया है। इसमें एक एक टर्म को आइए हम लोग समझते हैं कि ये टर्म क्या है। एग्जाम में आपको टर्म देख के बैलेंस शीट बनाने के लिए भी बोल सकता है, आपको एग्जाम में टर्म देख के उसकी हेडिंग और सब हेडिंग भी पूछ सकता है। ज्यादातर बच्चों से पूछा जाता है कि इसके अंदर में क्या आइटम आएगा। तो अगर बच्चे हर एक आइटम को डिटेल्ड में समझ लेते हैं तो उनके लिए टॉपिक समझना और टॉपिक करना काफी आसान होता है। तो पहला जो हमारे पास याद रखिएगा कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है हमारा, ये पूरा का पूरा बैलेंस शीट फॉर्मेट दो पार्ट में बटा होता है, जिसका पहला पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब ये इक्विटी एंड लायबिलिटीज है क्या? इक्विटी का मतलब होता है ओनर का पैसा और लायबिलिटी का मतलब होता है उधारी का पैसा। इक्विटी का मतलब ओनर का पैसा और लायबिलिटी का मतलब उधारी का पैसा। इक्विटी और लायबिलिटी को एक साथ ग्रुप किया जाता है। ये जो पार्ट है इसमें 4 मेजर हेडिंग्स आते हैं। कितने मेजर हेडिंग्स आते हैं? 4। पहला मेजर हेडिंग कहलाता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या कहलाता है? शेयर होल्डर्स फंड। अब ये शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है सर? शेयर होल्डर्स फंड का मतलब होता है वो पैसा जो शेयर होल्डर्स का है। इसमें 3 चीजें आती हैं। पहला आता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब सर इसमें दोनों तरह का शेयर कैपिटल आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी आता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आता है। दोनों ही शेयर कैपिटल इसका पार्ट बनता है। उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व, अब बच्चों को रिजर्व के बारे में क्या बताऊं? जितने भी तरह के रिजर्व होते हैं, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो या कोई भी रिजर्व हो, वो आपका रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में दिखाया जाता है। साथ ही साथ सरप्लस क्या होता है सर? सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। किसका बैलेंस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस। अब ध्यान से यहां एक बात सुनना, पहले क्या होता था? प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में दिखाया जाता था और लॉस को डेबिट साइड में दिखाया जाता था। यानी कि प्रॉफिट को लायबिलिटी साइड में दिखाया करते थे और लॉस को एसेट साइड में दिखाया करते थे। ये लॉजिकली गलत हो जाता था क्योंकि लॉस एक एसेट आप मान रहे हो, लॉजिकली एक गलत व्यू होता था। हालांकि उसका एक पर्सपेक्टिव ये भी बनता था कि बिजनेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट ओनर को देना बाकी है। इस वे में अगर आप सोचोगे तो आप मान सकते हो कि ओनर को बिजनेस को एक पर्टिकुलर अमाउंट देना बाकी है, तो वो अमाउंट को आप एसेट मान सकते थे। मगर वो कंसेप्ट काफी केओटिक कंसेप्ट था और समझने में दिक्कतें अराइज होती थी। तो इसका सिंपल फंडा लिया गया कि अगर किसी साल प्रॉफिट होता है तो आप उसे ऐड में लिखोगे और किसी साल अगर लॉस होता है तो आप उसको माइनस में लिखोगे। नेक्स्ट आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है? ध्यान से सुनना, हर एक टॉपिक आप लोग को मैं बताया जा रहा हूं। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट ये क्या होता है? सर कंपनी ना, कभी कभी बड़ी कंपनीज जो होती हैं उसका शेयर खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, उसका शेयर खरीदने के लिए लोग बहुत ज़्यादा इच्छित होते हैं। लेकिन कंपनी बोलती है हम अभी शेयर इशू नहीं करेंगे, हम कुछ समय बाद शेयर इशू करेंगे। तो वो लोग जो है, जो कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, वो बोलते हैं अरे आप जब इशू करोगे हमें मिलेगा, हमारी कोई गारंटी दीजिए। तो कंपनी उनको शेयर के अगेंस्ट में एक वारंट लिख के दे देती है। वो वारंट जो होता है रियल शेयर नहीं होता है, लेकिन वो एक वारंट ये बताता है कंपनी इन फ्यूचर जब भी शेयर इशू करेगी तो पहले उन लोगों को दिया जाएगा जिनके पास वो
वारंट है। तो उस वारंट के अगेंस्ट में जो भी पैसा मिलता है उस पैसे को हम बोलते हैं मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। उसके बाद दूसरा नंबर का हेडिंग आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब ये क्या है सर? आप इशू ऑफ शेयर का प्रोसीजर चालू करे थे। अब ध्यान से देखना, इशू ऑफ शेयर का जब आप प्रोसीजर चालू करे थे तो पहला एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा एंट्री होता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मतलब जिस दिन पैसा मिलता है उस दिन आप लोग एंट्री पास करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जिस दिन अलॉटमेंट होता है उस दिन हम एंट्री पास करते हैं शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अब मान लो इस पीरियड के बीच में 31 मार्च आ जाता है, तो ये जो पैसा मिला हुआ है आपको एप्लीकेशन के लिए, जिसको आपने अभी तक कैपिटल में ट्रांसफर करा ही नहीं है, जिसका आपने अभी तक अलॉटमेंट किया ही नहीं है, उस पैसे को आप कौन से हेडिंग में डालोगे? उसको आप डालते हो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में। समझ में आई बात? क्योंकि जब वो अलॉटेड हो जाएगा तब वो शेयर कैपिटल बन जाएगा, लेकिन जब तक वो अलॉट नहीं हो रहा है तब तक वो शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में ही कैटेगराइज किया जाएगा। समझ में आई बात? तीसरा जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का हेडिंग होता है वो होता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी को सिंपल लैंग्वेज में आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी मान सकते हो, यानी वो लायबिलिटी जिसका पेमेंट पीरियड, यानी जिसको आपको पेमेंट करना है 1 साल के बाद। बेसिकली 1 साल इज नॉट द रियल डेफिनेशन। हम लोग करंट और नॉन करंट के डेफिनेशन में आगे आएंगे कि करंट और नॉन करंट का क्या डिफरेंस है, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए जो लायबिलिटी का पेमेंट पीरियड 1 साल के बाद होता है उसे हम कैटेगराइज करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 सब हेडिंग्स होती है। पहली सब हेडिंग होती है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ऐसा बोरोइंग जो आपने 1 साल के बाद पे करना है, मान लो कोई बैंक लोन है, कोई डिबेंचर है, कोई पब्लिक डिपॉजिट है, या कुछ भी ऐसा पैसा जिसका आपका पेमेंट पीरियड 1 साल के बाद है, उससे आप कैटेगराइज करते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। उसके अलावा आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है सर? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब है कि जब आपका अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो जाए, मतलब सर अब देखो बात समझोगे, जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है वो टैक्स का जो कैलकुलेशन होता है वो प्रॉफिट के ऊपर होता है, और प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है वो 2 तरीके से किया जाता है। एक किया जाता है आपका इंटरनल जो अफेयर्स चल रहा है, यानी कि जो बिजनेस जिस तरीके से आप कंटिन्यू कर रहे हो, आपका अकाउंटेंट एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और एक इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो रूल्स कंप्लाई करने बोला है उसके अनुसार इनकम निकाला जाता है। अब मान लो आपका अकाउंटिंग इनकम आ गया 50 लाख और आपका टैक्सेबल इनकम आ गया से 40 लाख। टैक्स का रेट है मान लो 30%, टैक्स आपका 30% है, तो इसके हिसाब से इसमें बनता है 15 लाख रुपया और इसमें बनता है 12 लाख रुपया। अब ये जो 15 लाख और 12 लाख में डिफरेंस है 3 लाख रुपए का, इस 3 लाख रुपए को हम बोलते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्या बोलते हैं? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि आपको ये 3 लाख रुपया आपके अकाउंटिंग के हिसाब से टैक्स बन गया है, लेकिन टैक्स अथॉरिटी ने आपसे लिया नहीं है, फ्यूचर में जाके आपको इस टैक्स को देना है, ये मान के आप उसको डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में कंसिडर करते हो। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का सिर्फ आपको मीनिंग जान के रखना है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है द एक्सेस ऑफ टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम ओवर टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। जितना भी आपका अकाउंटिंग इनकम में टैक्स होता है वो जितना ज्यादा है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम से, उसको हम लोग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बाद नेक्स्ट आइटम आता है अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अगर कोई लायबिलिटी ऐसी है जो इन चारों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रही है तो उसको हम लोग डाल देते हैं अदर नॉन करंट अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो प्रोविजंस होते हैं जिनका रियलाइजेशन पीरियड या जिनका यूसेज पीरियड जो है वो 1 साल के बाद है। जैसे आपका प्रोविडेंट फंड हुआ या प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट हुआ, मजदूरों के लिए जितना भी प्रोविजन बनता है वो प्रोविजन लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है।
यूजुअली, जैसे कि प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, उसकी तरीके से प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये लॉन्ग टर्म नेचर के प्रोविजंस कहलाते हैं। ये चार चीजें नॉन करंट लायबिलिटी में देखने को मिलती है। उसके बाद चौथा जो सब हेडिंग है हमारा वो है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हम उन लायबिलिटीज को बोलते हैं जिनका पेमेंट पीरियड, यानी जिनको हमको पे करना है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर। बेसिकली शॉर्ट टर्म नेचर की जो लायबिलिटी होती है उनको हम लोग कैटेगराइज करते हैं करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी में 4 सब हेडिंग्स देखने को मिलती है। पहली सब हेडिंग है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब होता है कि वो बोरोइंग जिसको आप बोरो करे हो लेकिन आपको 1 साल के अंदर उसका रिपेमेंट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ, या कोई शॉर्ट टर्म लोन हुआ, इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। उसके बाद आता है ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल में 2 चीजें आती हैं, एक आता है क्रेडिटर्स और दूसरा आता है बिल्स पेएबल। ये 2 के अलावा तीसरी कोई चीज आपका ट्रेड पेएबल्स में नहीं आती है, एक क्रेडिटर और दूसरा बिल्स पेएबल। उसके बाद आपका आता है अदर करंट लायबिलिटी। कोई ऐसी करंट लायबिलिटी है जो इन चारों में से किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रही है, जैसे अक्रूड इनकम हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ये वो खर्चे हैं जो लायबिलिटी शॉर्ट टर्म नेचर की है, मगर इन चारों में से, इन चारों में से 3 में किसी में फिट नहीं बैठती है, तो हम लोग उसको अदर करंट लायबिलिटी में पुट ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस वो प्रोविजंस होते हैं जिनका यूजेज पीरियड विद इन 1 ईयर है। जैसे कि आपका हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आपका शॉर्ट टर्म नेचर का प्रोविजंस होता है। तो ये आपकी जो कैटेगराइज मैंने बताई है, कैटेगरी जो बताई है, ये चारों कैटेगरी इक्विटी और लायबिलिटी के हेड के अंदर में आती है। इसके बाद बैलेंस शीट नीचे कंटिन्यू होती है, मतलब कि आपका वर्टिकली बैलेंस शीट बनाया जाता है। बट हमारे पास जगह नहीं थी वर्टिकल बनाने की, तो हमने उसको कंटिन्यू करने के लिए इस तरफ बनाया है। बच्चा कोई भी इसको देख के ये ना सोचे कि ये आपका फॉर्मेट लायबिलिटी और एसेट वाला है, ये वर्टिकल है, इसके नीचे में ये है, ठीक है। तो एसेट्स में क्या क्या आता है सर? एसेट्स में 2 तरह के मेजर हेड्स आते हैं। पहला होता है नॉन करंट एसेट और दूसरा होता है करंट एसेट। जो एसेट आपके पास 1 साल से अधिक समय के लिए रहने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, और जो एसेट आपके पास 1 साल से कम समय के लिए रहने वाला है उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। तो बेसिकली ये जो होते हैं नॉन करंट एसेट, ये लॉन्ग टर्म के होते हैं, और करंट एसेट जो होते हैं ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए एसेट होते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट या आप नॉन करंट एसेट बोलो ज्यादा बेटर है। नॉन करंट एसेट 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। पहले इसका नाम हुआ करता था फिक्स्ड एसेट। क्या नाम होता था पहले? फिक्स्ड एसेट। आज इसका नाम हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। अगर कोई बच्चा पुरानी किताब यूज कर रहा है तो उसमें इसका नाम आपको फिक्स्ड एसेट बोल के देखने को मिलेगा, बट वो पुराने सिलेबस का पार्ट था। अभी नए सिलेबस के हिसाब से इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट में कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इसके अंदर में 4 मेजर हेडिंग होती है। एक होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बेसिकली टेंजिबल जो एसेट्स होते हैं ना उनको हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब आपका टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनको हम लोग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कैटेगराइज करते हैं। दूसरा हेडिंग आता है इंटेंजिबल एसेट। ये सारे आपका जो देख नहीं सकते हो आप जिन एसेट्स को, उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीजें, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें हैं आपका इंटेंजिबल एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये क्या होता है सर? आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, वो बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई है लेकिन आधा बना हुआ है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो बेसिकली ये टेंजिबल है, ये इंटेंजिबल है, ये आधा टेंजिबल है, मतलब पूरा कंप्लीट ये हुआ नहीं है। और क्या इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, ये आधा इंटेंजिबल है। अब ये क्या होता है सर? आधा इंटेंजिबल, आधा टेंजिबल तो समझ में आ रहा है, बिल्डिंग आधी बनी हुई है, फर्नीचर आधा बना हुआ है, आपने क्या बोलते हैं उसको, कोई मशीन लाई है, उसका पार्ट पुर्जा जोड़ा नहीं है, तो ये सब आधा हो सकता है। लेकिन इनटेंजिबल एसेट कैसे आधा होगा? अब देखो, आप कोई सॉफ्टवेयर के ऊपर में काम कर रहे हो, उस सॉफ्टवेयर अभी तक डेवलप हुआ ही नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन आपने उस पर बहुत पैसा खर्चा कर दिया है। हो सकता है आने वाले 5-6 महीने में आपका सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाएगा। उसको आप कौन सी कैटेगरी में डालोगे? उसको आप डालोगे इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। आप पेटेंट्स के लिए आधा पेमेंट कर दिए हो, बाकी पेमेंट करना बाकी है, तो आपका वो कहलाएगा इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट।
नेक्स्ट आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी पैसा आपका ऐसा इन्वेस्ट हुआ है शेयर्स में या बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में या फिक्स डिपॉजिट में, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के बाद है, उसको हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में कैटेगराइज करते हैं। नेक्स्ट आता है डेफर्ड टैक्स एसेट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यही बताऊंगा डेफर्ड टैक्स एसेट। ये क्या होता है सर? अब मान लीजिए यहाँ उल्टा हो जाए, अकाउंटिंग इनकम जो है टैक्स इनकम से कम हो जाए, से ये हो गया आपका 60 लाख और ये हो गया आपका 40 लाख और ये हो गया आपका 50 लाख। अब क्या है, अब इस पे बन रहा है आपका 12 लाख रुपया टैक्स 30% के हिसाब से, और इस पे बन रहा है 15 लाख रुपया टैक्स 30% के हिसाब से। तो टैक्सेबल इनकम पे जो आप एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हो 3 लाख रुपया, ये इस जगह में कहलाएगा डेफर्ड टैक्स एसेट। तो एक्सेस ऑफ टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम ओवर टैक्स ऑन अकाउंटिंग इनकम इज कॉल्ड डेफर्ड टैक्स एसेट। अगर अकाउंटिंग इनकम ज्यादा हो जाए तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइज होता है, और अगर टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो जाए तो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट होता है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट का भी मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। आपने किसी को लोन दिया है, लिया नहीं, दिया है। लिया है तो वो बोरोइंग कहलाता है, दिया है तो वो लोन्स कहलाता है। लोन्स या एडवांस किया है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल के बाद है, तो उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। अदर नॉन करेंट एसेट, अगर कोई इन कैटेगरी में किसी में फिट ना हो तो उसे हम लोग कहां डाल देते हैं? अदर नॉन करेंट एसेट में। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा सर? मान लो आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा हुआ है जिसका मैच्योरिटी जो है 2-3 साल बाद होगा, आपने रेंट में लिया एक प्रॉपर्टी, उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट रखा है, वो पैसा आपको मिल जाएगा बाद में, लेकिन वो मिलेगा आज नहीं मिलेगा, वो आपको लीज कंप्लीट होने के बाद या आपका टेनेंसी राइट कंप्लीट होने के बाद तब आपको वो अमाउंट मिलेगा। या आप कोई भी ऐसा चीज जिसका लॉन्ग टर्म ट्रेड डेटर है, एक आदमी से पैसा मिलेगा आपको 1 साल के बाद, अब उस आदमी को तो आप लोन नहीं मानोगे ना, उससे आपको मिलना है पैसा, तो वो आप कैटेगराइज कर देते हो अदर नॉन करेंट एसेट में। अब आता है करंट एसेट। करंट एसेट बेसिकली कौन से एसेट होते हैं? जो शॉर्ट टर्म नेचर के हैं। शॉर्ट टर्म नेचर के एसेट्स को हम लोग बोलते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हम 6 भाग में डिवाइड करते हैं। क्या क्या भाग है सर करंट एसेट्स का? पहला होता है करंट इन्वेस्टमेंट। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसको आपको 1 साल के अंदर बेच देने का इरादा है, उसको हम लोग बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। आपने पैसा इन्वेस्ट किया है बट यू आर एक्सपेक्टिंग टू रियलाइज द वैल्यू विद इन 1 ईयर। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है सर? अब इन्वेंट्री एक वाइडर कंसेप्ट है। इन्वेंट्री को बच्चे सोचते हैं कि ये स्टॉक है, बट इन्वेंट्री में 4 चीजें आती हैं। एक तो आता है रॉ मटेरियल। कोई भी कच्चा सामान अगर आप खरीद रहे हो तो रॉ मटेरियल है, उससे आप सामान बना रहे हो लेकिन वो पूरा नहीं बना है, वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, वो भी इसका पार्ट है। वो सामान पूरा बन गया है तो वो कहलाएगा फिनिश गुड। और अगर कोई सामान आप बना बनाया खरीद रहे हो बेचने के लिए तो वो कहलाएगा स्टॉक इन ट्रेड। ये चारों चीज आपकी इन्वेंट्री में कैटेगराइज करी जाती है। समझ में आ रही है बात? एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बेकरी चलाते हो, तो बेकरी के लिए आप मैदा वगैरह खरीदते हो, ये तो वो हो गया आपका रॉ मटेरियल। आपकी ब्रेड जो है मान लो एक टाइम पे आधे बने हुए हैं, चलो ब्रेड तो एक शॉर्ट टर्म नेचर वाली चीज है, उसको कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाएगा। कार ले लेते हैं, आप कार बनाते हो, कार का जो रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो वो रॉ मटेरियल हो गया। कार को असेंबल करे हो लेकिन पूरा कार रेडी नहीं हुआ है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा। कार को पूरा रेडी कर दियो तो वो क्या कहलाएगा? फिनिश गुड। लेकिन एक कार आप बना बनाया खरीद रहे हो बेचने के लिए तो वो कहलाएगा स्टॉक इन ट्रेड। खुद बनाओगे तो फिनिश गुड, बना बनाया खरीदोगे तो स्टॉक इन ट्रेड। चारों ही आपका इन्वेंट्री का पार्ट बनता है। कोई दिक्कत है? नहीं। ट्रेड रिसीवेबल चौथा है, तीसरा नंबर में आएगा ट्रेड रिसीवेबल। बच्चा लोग एक बार इसको करेक्शन कर लेना, मैंने लिखाने के टाइम पे भूल से पेएबल लिख दिया था, रिसीवेबल लिखो गया है। पेएबल होगा लायबिलिटी साइड में, रिसीवेबल होगा एसेट साइड में। इसमें 2 चीज आती है, एक आता है डेटर्स और एक आता है बिल रिसीवेबल। वहां पे क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल आता है, यहाँ पे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल आएगा, 2 चीज। उसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आईएससी लोग का बुक में लिखा रहेगा बैंक बैलेंस, और सीबीएसई वाला बच्चा लोग का बुक में लिखा रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है सर? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, ड्राफ्ट, ये सारी चीजों को हम लोग कैटेगराइज करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। उसके अलावा अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया है और वो शॉर्ट टर्म नेचर का है तो उस पैसे को आप बोलोगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
और अगर कोई चीज इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आती है तो आती है अदर करंट एसेट में। अदर करंट एसेट में बेसिकली दो चीजें आती हैं, एक प्रीपेड एक्सपेंस आता है और दूसरा आपका आता है अक्रूड इनकम। यही आप लोग को लिमिट करके बताया गया है अदर करंट एसेट में, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम। और अदर करंट लायबिलिटी में यूजुअली आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये पूरा आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट बन के तैयार हो जाता है। ये सारी चीजें आपकी बैलेंस शीट में आप लोगों को देखने को मिलती हैं। इसके अलावा बैलेंस शीट खत्म होने के बाद दो नोट्स टू अकाउंट भी बनाया जाता है। एक होता है कंटिंजेंट लायबिलिटी और दूसरा होता है कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होता है सर? एक ऐसी लायबिलिटी जो एक इवेंट के हैपनिंग पे लायबिलिटी बनेगी, वरना वो लायबिलिटी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे ऊपर किसी ने केस करके रखा है, वो केस जो है अगर मैं हार जाऊं तो मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो अगर मैं केस हारूंगा तो 5 लाख की लायबिलिटी बनेगी, अगर मैं केस जीत गया तो 5 लाख की लायबिलिटी नहीं बनेगी। मेरी कंपनी ने पब्लिक को गारंटी दी है कि पंखा खराब होगा तो हम रिटर्न ले लेंगे, पंखा खराब होगा तो लेंगे ना, नहीं हुआ तो नहीं लेंगे। उसी तरीके से मान के चलिए आप कमिटमेंट्स अच्छा बिल रिसीवेबल का भी एक बात सुन लो। आपने बिल डिस्काउंट करा लिया बैंक से बिफोर इट्स मैच्योरिटी। अब जो आदमी उसका पेमेंट करेगा, जो उसका एक्सेप्टर था बिल का, वो अगर डिनाई कर दे पेमेंट करने के लिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो बिल का। तो वो बिल डिस्काउंटेड जो हुआ है वो भी आपकी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। लायबिलिटी तब बनेगी जब आदमी पेमेंट नहीं करेगा, तब से पहले तक वो लायबिलिटी नहीं है। कमिटमेंट्स क्या होता है? आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लिया है, एग्जीक्यूशन बाकी है, चल रहा है काम, बिल्डिंग बनाने का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया, आधा बनाया आधा बाकी है अभी, तो वो कमिटमेंट कहलाता है। उसके अलावा जैसे कि अनकॉल्ड पार्ट ऑन पार्टली पेड अप शेयर, बहुत जगह क्या होता है कि शेयर होल्डर से पूरा पैसा नहीं लिया जाता है शेयर्स का, कुछ पैसा रिजर्व करके रखा जाता है, बोला जाता है जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वो पैसा आप दे दीजिएगा। वो पैसा भी कमिटमेंट है शेयर होल्डर का कि कंपनी अगर वाइंड अप हुई या दरकार पड़ी तो कंपनी को वो पैसा दे दिया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये दो चीजें बैलेंस शीट में तो नहीं होती है लेकिन बैलेंस शीट का पार्ट बनती है। अब आपने नोटिस किया होगा इतनी बड़ी बैलेंस शीट और इसका एक करने का एक सीक्वेंस है, वहां से लेके यहां तक आपको स्टार्ट करना, इतने सारे आइटम्स को हम याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए मैंने बच्चों के लिए एक सिंपल ट्रिक बनाई है, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं यहाँ पे। वो ट्रिक क्या है आइए समझते हैं। अगर आप इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखो, पहले एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो। आपने इस बैलेंस शीट को ध्यान से देखा तो आपको दिखा कि बैलेंस शीट का दो हिस्सा है, एक हिस्सा इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा हिस्सा एसेट है। तो उसी से हम लोग आइए समझते हैं क्या टॉपिक है। पूरी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला पार्ट कहलाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा पार्ट कहलाता है एसेट्स। अब मजे की बात क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एसेट भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का पहला पार्ट कहलाता है इक्विटी और दूसरा पार्ट कहलाता है लायबिलिटी। इक्विटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, लायबिलिटी भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। इक्विटी जो दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहले पार्ट का नाम है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरे पार्ट का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। प्यार से बोलेंगे सांपा। क्या बोलेंगे? सांपा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो अब शेयर होल्डर्स फंड में कितनी हेडिंग आती है? दो 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 दो, इसमें 3 आती है। कितनी आती है? 3। 3 को याद करने का तरीका क्या है? शेयर मनी। क्या है तरीका याद करने का? शेयर मनी। SHA इसका मतलब है शेयर कैपिटल, RE इसका मतलब है रिजर्व एंड सरप्लस, मनी का मतलब है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। तो देखो 3 सब हेडिंग आप लोग को दिखाई देगी शेयर होल्डर्स फंड में, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। इसको हम लोग बोलेंगे शेयर मनी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, सांपा बेचारा अकेला है, इसका कोई सब हेडिंग नहीं है। सांपा अकेला है, उसका कोई सब हेडिंग नहीं है, नो सब हेडिंग। अब आते हैं लायबिलिटी में। लायबिलिटी कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो पार्ट। पहला पार्ट इसका कहलाता है करंट लायबिलिटी, दूसरा पार्ट कहलाता है नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, नॉन करंट लायबिलिटी भी 4 पार्ट में डिवाइडेड है। करंट लायबिलिटी के 4 पार्ट को याद करने के लिए आप करते हो टॉस। क्या करते हो? टॉस। अच्छा, पहले नॉन करंट लिख देता हूं और इधर पर लिखूंगा करंट लायबिलिटी, क्योंकि पहले नॉन करंट आता है बाद में करंट लायबिलिटी आता है। नॉन करंट लायबिलिटी का याद करने का तरीका है डॉल और करंट लायबिलिटी को याद करने का तरीका है टॉस। डॉल में डी फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ हमेशा अदर के लिए होगा, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक चीज याद रखना है कि यहां पे ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन।
अब यहाँ पे एक चीज खाली ध्यान में रखना बच्चों, जब आप लिखोगे तो ये ना जो सीक्वेंस है दोनों का, ये है 2 3 4 1, 2 3 4 1। अब ये क्या है सर, वापस से बोर्ड में ध्यान दो। डॉल मैंने जो लिखा है 2 3 4 1, मतलब 2 में जो है डी है, फिर आपका अदर्स है, फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी है 2 3 4 1, TOSS, टॉस। तो यहाँ पे टॉस बन गया, यहाँ पे डॉल बन गया। समझ में आई बात। अब आते हैं हम लोग एसेट्स में। एसेट्स जो है ये भी आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक है आपका नॉन करंट एसेट और एक है आपका करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को आप 5 पार्ट में डिवाइड करते हो, करंट एसेट को आप 6 पार्ट में डिवाइड करते हो। 2 2 2 2 3 4 4 5 6। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है, हमारा सब हेडिंग्स भी बढ़ते जा रहा है। नॉन करंट एसेट की सब हेडिंग को याद करने के लिए आप रखोगे पिडलो। क्या याद रखोगे? पिडलो। पिडलो का मतलब सर, P फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, I फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का I मैंने लिया है, D फॉर डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस L, O का मतलब अदर्स। खाली इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो पहला वाला P है ये खुद 4 भाग में डिवाइडेड है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसका एक पार्ट है PPE, एक पार्ट है इंटेंजिबल एसेट, एक है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और एक है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। बच्चों को याद करने के लिए मैं बोलता हूं टेंजिबल, इंटेंजिबल, आधा टेंजिबल, आधा इंटेंजिबल। ये 4 चीज पिडलो के अंदर में आती है, पी के अंदर में आती है। टेंजिबल, इंटेंजिबल, आधा टेंजिबल, आधा इंटेंजिबल। आई का मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डी का मतलब डेफर्ड टैक्स एसेट, एल का मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ का मतलब अदर नॉन करंट एसेट। अब आते हैं हम लोग करंट एसेट में। इसकी 6 सब हेडिंग से याद करने का तरीका है सिटेसो। क्या है? सिटेसो। सी का मतलब है करंट इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब है इन्वेंट्री, टी का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मैंने ई लिया है। ठीक है, ई फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओ फॉर अदर करंट एसेट्स। इस तरीके से आप बैलेंस शीट को एक आराम से, पूरी बैलेंस शीट को आप खुद से बना सकते हो। अब यहां पे ये बैलेंस शीट का ये जो फॉर्मेट मैंने तरीका बताया, इसको आप एक बार पेन डाउन कर लोगे कि किस तरीके से याद करते हैं। बैलेंस शीट आप लोग घर में खुद से बनाओ। ठीक है, आज हमारा एक टॉपिक होगा, वो टॉपिक का नाम है कि डिस्टिंग्विश करना करंट और नॉन करंट में क्या फर्क है। करंट और नॉन करंट में क्या फर्क है, इसको हम लोग अभी समझ लेंगे। करंट और नॉन करंट को मैंने समझाने के लिए बोला है बच्चों को कि 1 साल का आप दायरा मान के चलिए। कोई चीज अगर 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट, और 1 साल के बाद उसका यूज हो तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन करंट। सबसे पहले बच्चे इसका पिक्चर ले लो, इस पार्ट का मैं यहाँ डिलीट कर मिटाऊंगा। देखो बेसिकली करंट या नॉन करंट बताने के लिए हम लोग 2 चीजों को देखते हैं। एक हम लोग चेक करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, और दूसरा चीज हम लोग चेक करते हैं 12 मंथ्स। सॉरी, एक ऑपरेटिंग साइकिल है और एक आपका उसका पीरियड जो है। क्या पीरियड सर? देखो, अगर लायबिलिटी है तो पेमेंट पीरियड, और अगर एसेट है तो रियलाइजेशन पीरियड। ठीक है, अगर लायबिलिटी है तो पेमेंट पीरियड कितना है उसका, और अगर एसेट है तो उसका रियलाइजेशन पीरियड क्या है। पहले हम लोग आते हैं ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बेचने में, उसको कैश बनाने में कितना समय लगता है। मान के चलिए आपके पास कैश था, इस कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कैश से रॉ मटेरियल खरीदने में आपको 1 महीना लगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में आपको 9 महीना लगा, 9 फिनिश गुड को आपको सेल करने में आपको से 3 महीना और लगा, सेल करने के बाद इसका पैसा रिसीव करने में और 3 महीना लग गया आपको। कुल मिला के आपका पैसे को पैसे बनने में कितना समय लगा? 1 + 9 10, 10 + 3 13 + 3 16 मंथ। तो ये 16 मंथ कहलाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग साइकिल। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का क्वेश्चन शायद ना आए, लेकिन ऑपरेटिंग साइकिल क्वेश्चन में गिवन रहेगा करंट और नॉन करंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब ध्यान से ये देखना है कि अगर मान लो किसी चीज का ऑपरेटिंग साइकिल है 16 मंथ, कितना है? 16 मंथ, और उसका अगर वो लायबिलिटी है तो उसका पेमेंट पीरियड है 14 मंथ। ठीक है, तो अब 14 मंथ 12 मंथ से तो ज्यादा है, तो क्या ये करंट होगा या नॉन करंट होगा? ये करंट होगा।
क्योंकि ये ऑपरेटिंग साइकिल से कम है। समझ में आई बात? नहीं आई? आपको मैंने बताया 12 महीना, लेकिन 12 महीना मिनिमम वैल्यू है। अगर किसी प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तो आप ज्यादा वाले को चेक करोगे। समझ में आ रही है बात? अभी मान लो ये 14 महीने की जगह 18 महीना होता, तब ये क्या कहलाता? तब ये कहलाता नॉन करंट। अगर ये 11 महीना होता तो क्या कहलाता? सर ये करंट कहलाता। मान लो ये जो है ये 10 महीना, तब ये क्या कहलाता? ये प्रोडक्ट, तब ये करंट कहलाता, क्योंकि 12 महीना से तो कम है ना। अगर ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से ज्यादा है तब ऑपरेटिंग साइकिल को देखना होगा, और अगर 12 महीने से कम है तब आप किसको चेक करोगे? 12 महीने को। तो 12 महीने से कम अगर कोई पीरियड, कोई चीज रियलाइज हो रही है या पेमेंट पीरियड बन रहा है तो ऑटोमेटिकली वो करंट नेचर की है। अगर ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल 1 मंथ का होता और ये 11 महीना भी होता तब भी ये करंट कहलाता। समझ में आया बात? उसी तरीके से मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि इसका रियलाइजेशन पीरियड है 18 महीना। कितना है रियलाइजेशन पीरियड? 18 महीना, और रियलाइज हो रहा है 19 महीना में। ये करंट है या नॉन करंट है? ये नॉन करंट है। लेकिन अगर ये आपका 16 मंथ में रियलाइज हो जाए तो करंट है। अब मान लो ये जो है ऑपरेटिंग साइकिल है इसका 4 महीने का और ये रियलाइज हो रहा है 10 महीने में, तब ये क्या है? करंट है। और ये अगर 13 महीना में रियलाइज हो रहा है तो नॉन करंट है। 12 महीने तक करंट बोलोगे, 12 महीने से अधिक हो गया तो नॉन करंट। समझ में आया करंट और नॉन करंट में क्या फर्क है? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होगा, हम लोग अभी डील कर लेंगे उसको। सब हेडिंग्स भी हम लोग देख लेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। वीडियो हमारा यहीं पे एंड होता है, एक्सप्लेनेशनरी वीडियो था। क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।